यह कहानी है सुरगांव नाम के छोटे से गांव की, जहां बबलू नाम का एक गरीब मगर मेहनती किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गौरी और एक 12 साल का बेटा चंदन था। बबलू को अपनी मिट्टी से बेहद लगाव था। वह मानता था कि जमीन मां होती है, जो चाहे कम दे पर भरोसा कभी नहीं तोड़ती। लेकिन कुछ सालों से बबलू की किस्मत बदलने लगी थी। उसकी जमीन बंजर होती जा रही थी, फसलें वक्त पर नहीं उगती थीं और बरसात भी अब मेहरबान नहीं रही थी। उसके खेत में इस बार तो गेहूं की आधी फसल भी नहीं हुई। एक शाम बबलू खेत की मेड़ पर बैठा सोचने लगा। कब तक इस बेजान होती जमीन पर मेहनत करता रहूं? चंदन की पढ़ाई का क्या? गौरी की दवाइयों का क्या? शायद अब कोई और रास्ता देखना पड़ेगा। उस रात घर आकर वह गौरी से बोला, गौरी, अब इस जमीन पर खेती करने का कोई फायदा नहीं। सोच रहा हूं कि 1-2 साल इसे यूं ही छोड़ दूं और कोई मजदूरी या दूसरा काम करूं। गौरी थोड़ी सोच में पड़ी, फिर बोली, एक बार चौधरी काका से बात कर लो। वह गांव के सबसे पुराने जमींदार हैं। कई लोगों की मदद कर चुके हैं। शायद तुम्हारी भी कोई राह निकालें। अगले दिन बबलू सुबह सुबह चौधरी हरिनारायण के घर पहुंचा। चौधरी जी उसकी बातें ध्यान से सुनते रहे, फिर बोले, बबलू, मेरे पास गांव से बाहर एक पुरानी जमीन है। वहां अब कोई काम नहीं करता। अगर तुम चाहो तो वहां खेती कर सकते हो। वहां पानी की भी अच्छी व्यवस्था है और मैं तुम्हें बीज व खाद भी दिलवा दूंगा। अगली सुबह बबलू अपने औजार और खाना लेकर खेत की ओर निकल पड़ा। गौरी ने जाते वक्त कहा, ध्यान रखना, वो इलाका थोड़ा सुनसान है। कोई दिक्कत हो तो काम मत करना। बबलू हंसते हुए बोला। तू फिक्र ना कर, खेत में गया हूं, युद्ध में नहीं। बबलू दोपहर के वक्त खेत में कुदाल चला रहा था। तभी एक झाड़ी से एक काला नाग निकलकर उसके पांव में काट जाता है। वह तड़पते हुए वहीं गिर जाता है। शाम होती है, रात होती है, लेकिन बबलू घर नहीं लौटता। सुबह होते ही गौरी चौधरी काका के पास पहुंचती है। बात सुनते ही चौधरी अपने नौकर गणेश को भेजते हैं। जब गणेश खेत पर पहुंचता है तो बबलू को बेहोशी की हालत में ठंडे शरीर के साथ जमीन पर पड़ा पाता है। वह जैसे तैसे बबलू को गांव लाता है। वैद्य जी आते हैं और कहते हैं, बबलू को नाग ने काटा है। मैंने औषधि दी है, लेकिन जहर शरीर में बहुत समय से है। वह प्रगाढ़ बेहोशी में चला गया है। अब वह कब होश में आएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। बबलू की हालत देखकर गौरी टूट जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। वह सोचती है, अब चंदन का सपना और बबलू की मेहनत व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मुझे खुद खेत संभालना होगा। गौरी अगली सुबह चौधरी से अनुमति मांगती है कि वह वही खेत संभालना चाहती है। चौधरी उसे गांव के पास वाला एक छोटा खेत देने का प्रस्ताव देते हैं ताकि वह घर और खेत दोनों देख सके। गौरी मान जाती है। अब वह हर सुबह खेत में मेहनत करती और रात में बबलू की सेवा करती। कई महीने बीतते हैं। चंदन की पढ़ाई चलती रहती है। एक दिन चमत्कार होता है। बबलू की उंगलियों में हरकत होती है। गौरी की आंखें भर आती हैं। वह तुरंत वैद्य को बुलाती है। वैद्य कहते हैं, वह धीरे धीरे होश में आ रहा है। तुम्हारी देखभाल और ईश्वर की कृपा रंग लाई। अगले 1 साल में बबलू पूरी तरह ठीक हो जाता है। वह और गौरी मिलकर फिर से खेती करने लगते हैं। चंदन की पढ़ाई पूरी होती है और एक दिन वह जिला अधिकारी बन जाता है। जब चंदन पहली बार अपने गांव में सरकारी दौर पर आता है, तो सबसे पहले वह चौधरी काका के घर जाकर उनको नमस्ते बोलता है। फिर सभा में कहता है, आज जो कुछ भी हूं, वह मेरी मां की मेहनत, मेरे पिता के बलिदान और गांव के प्रेम से हूं। गांव वाले तालियों से स्वागत करते हैं।